बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी फर्स्ट, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का जो कि ब्लड वाला चैप्टर था। ठीक है, हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा टॉपिक है। अब कोएगुलेशन का मतलब होता है जमना। कोएगुलेशन का क्या मतलब होता है? जमना। ठीक है, ब्लड का क्या मतलब होता है? खून। ठीक है ना जी। तो हमने पढ़ना ये है कि हमारा जो ब्लड है वो किस टाइम पे कैसे क्यों जम जाता है। ठीक है, अभी ब्लड कोएगुलेशन को सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन कैसे करते हैं। जब फाइब्रिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगी फाइब्रिन के अंदर। ठीक है, उसको आप लोग कहते हो ब्लड कोएगुलेशन। अब ये आपके पास जो फाइब्रिनोजिन है ये होती क्या है? ये आपके पास होती है सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। फाइब्रिनोजिन क्या होती है? ये होती है सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। और ये जो आपके पास फाइब्रिन होती है ये होती है इनसॉल्युबल। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फाइब्रिनोजिन मैंने क्या लिखा है। ये फाइब्रिनोजिन जो है ना ये आपकी प्रोटीन होती है। ठीक है, ये प्रोटीन कहाँ पे होती है? ब्लड के अंदर। समझ आइए, ये प्रोटीन होती है जो आपके कहाँ पे होती है? ब्लड के अंदर। जब ये कन्वर्ट हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी किसके अंदर? फाइब्रिन के अंदर। समझ आइए ना जी। उस प्रोसेस को आप लोगों ने क्या कहना है? ब्लड कोएगुलेशन। समझ आइए, मतलब ऐसा तरीका या ऐसा अमल जिसके अंदर जो फाइब्रिनोजिन है जो कि आपके पास सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, सॉल्युबल का क्या मतलब होता है? हल होने वाली। क्या मतलब है? हल पजीर या हल होने वाली। ठीक है, जो चीज पानी के अंदर हल हो जाए वो आपके पास क्या होगी? सॉल्युबल। ठीक है, फाइब्रिनोजिन क्या थी? ये सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, जब ये तब्दील हो जाएगी फाइब्रिन के अंदर जो कि आपके पास इनसॉल्युबल है, मतलब हल नहीं होती। ठीक है, इस प्रोसेस को आप लोगों ने क्या कहना है? ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, आप उसके अंदर इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रिंसिक। ये जो कोएगुलेशन होती है ये इंट्रिंसिक भी होती है और एक्सट्रिंसिक भी होती है। इंट्रिंसिक भी होती है एंड एक्सट्रिंसिक भी होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रोथ्रम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल भी होते हैं। प्रोथ्रम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रोथ्रम्बिन जो है ये ऐसे एजेंट होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोथ्रम्बिन क्या होते हैं? एजेंट विच हेल्प इन ब्लड क्लॉट। समझ आइए मेरी बात जी। ब्लड क्लॉट क्या था? खून का रोल था। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन भी है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन।
फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। समझ आ रही है ना मेरी बात जी? देखो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंट्रिंसिक होता है अंदरूनी, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? शाबाश, बैरूनी। मतलब ब्लड की कोआगुलेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे होगा, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा। एक आपकी बॉडी के अंदर फैक्टर्स होंगे जिनकी बेस पे आपकी ब्लड की कोआगुलेशन होगी, दूसरा आपकी बॉडी से बाहर वाले जो फैक्टर हैं वो होल के हैं जो एक्सट्रिंसिक हैं वो भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल, मतलब प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ऐसी प्रोटीन होती है जो ब्लड की कोआगुलेशन की जिम्मेदार होती है, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये भी एक प्रोटीन होती है जो ब्लड के कोआगुलेशन में हिस्सा लेती है, ठीक है। उसके बाद फाइब्रिन होती है, यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है ना। ये हमारे पास ऐसे एजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के कोआगुलेशन के लिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर और उनकी हाफ लाइफ, ठीक है, ये हम देखते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? यहाँ पे लिखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हाफ लाइफ, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइब्रिनोजिन, इनमें है फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। उसके बाद है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम फैक्टर, लेवाइट फैक्टर, कैल्शियम फैक्टर, ठीक है। उसके बाद है लेवाइट फैक्टर, ठीक है। उसके बाद है अननोन फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, अननोन फैक्टर, समझ आ रही है जी। उसके बाद है स्टेबल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद है क्रिसमस फैक्टर, स्टार्ट ओवर फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट ओवर फैक्टर। ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये ब्लड की कोआगुलेशन में काम करते हैं। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी डिसेंट, उसके बाद है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी डिसेंट, ठीक है। उसके बाद है हैगमैन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, हैगमैन फैक्टर, और उसके बाद है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अभी हमारे पास टोटल कितने फैक्टर हैं? टोटल है 1
11, 12, 13, 14। ठीक है, टोटल हमारे पास है 14 फैक्टर। अब हमने इनकी हाफ लाइफ देखनी है। 4 डेज, इसकी हाफ लाइफ कितनी है? इसकी है 4 डेज। ठीक है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग की जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास है अननोन। अननोन का मतलब क्या होता है? जिसका आपको पता ही ना हो। ठीक है ना। उसके बाद ग्रोथ लंबी की है 3 डेज। फाइब्रिनोजेन फैक्टर की कितनी है? हाँ, ग्रोथ लंबी की आपके पास है 3 डेज। ठीक है, उसके बाद ब्रेस्टिन है, इसकी है 3 डेज। ठीक है, इसकी क्या है? अननोन। इसकी भी आपके पास है अननोन। ठीक है, समझ आ रही है जी। उसके बाद डेबाइट फैक्टर की है 12 से 16। इसकी है 12 से 16, 8 मतलब घंटे। इसकी है अननोन। ठीक है, अननोन फैक्टर जो है उसकी अननोन ही है। स्टेबल की है 5 से 6, 12 से 15। इसकी है 5 से 6, इसकी है 12 से 15 आठ। और क्रिसमस फैक्टर की कितनी है? उसकी है 18 से 20, 10 से 15, 18 से 20 आठ। और इसकी है 10 से 15 आवर्स तक, जो स्टार्ट कॉल फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 डेज। इसकी है हमारे पास 3 डेज थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीड्यूरेंट। उसके बाद नेक्स्ट की है 12 to 16 डेज। समझ आ रही है जी। देखो, ये हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास उनकी क्या है? हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ जो होती है ऐसी, मतलब ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर 50% जो है किसी भी ड्रग का डिके हो जाता है। समझ आई है जी। हाफ लाइफ मतलब उस बंदे, उसकी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है? अगर आपके पास है 100% कोई चीज, ठीक है ना, 50%, तो उसकी जो 50% होता है वो जब उसका क्या हो जाए? डिके। ठीक है, डिके कहते हैं खत्म होने को। वो आपके पास क्या होती है? हाफ लाइफ होती है। ये इन फैक्टर्स को आपने बारी बारी जिस तरह आपको आसान लगे आपने इनको याद करना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके लीवर में बनते हैं। लीवर के अंदर कौन कौन से फैक्टर बनते हैं वो हम देखते हैं, जो ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास होता है फैक्टर फॉर्म इन द लीवर। फैक्टर फॉर्म इन लीवर, इसके अंदर आपके पास होता है फैक्टर नंबर 1, 2, 5, 1, 2, 5। ठीक है, उसके बाद होता है 6, उसके बाद होता है 7। ठीक है, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10। ठीक है, उसके बाद है 11, 12, 13। 11, 12 और 13। इस वाली काउंटिंग समझ आती है ना जी। 1, 2,
5 6 सॉरी 6 7 9 10 11 12 13, ठीक है। उसके बाद कुछ और फैक्टर होते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। ये जो आपका विटामिन के होता है ना बॉडी के अंदर, समझ आ रही है मेरी बात, ये भी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं, इनमें है 2 6 9 और 10। फैक्टर नंबर 2 और 6, उसके बाद है 9 और 10, ठीक है। ये फैक्टर ऐसे होते हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कोआगुलेशन को रोकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उनमें आ जाते हैं फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर दैट प्रिवेंट कोआगुलेशन, समझ आ रही है मेरी बात? जी। इनमें हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, सबसे पहले है टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जब भी एरो नीचे की तरफ मैं लगाऊंगी, इसका मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। उसके बाद जब आप अवॉइड करोगे कॉन्टैक्ट विद वाटर, समझ आ रही है मेरी बात जी। जब पानी के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, तब भी आपकी ब्लड की कोआगुलेशन क्या होगी, नहीं होगी, समझ आई है ना। जब आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन नहीं होंगे, ठीक है, रिमूवल हो जाएगी उनकी, तब भी आपकी ब्लड की कोआगुलेशन क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। जब किसी भी वजह से आपके ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजेन की प्रेसिपिटेशन हो गई है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ क्या, फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब समझते हो, रसूख बन जाना, इसका मतलब होता है रसूख बनना, ठीक है। तब भी आपकी ब्लड की जो कोआगुलेशन है वो नहीं होगी। उसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कोआगुलेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे आपकी जो ब्लड है उसकी कोआगुलेशन ज़्यादा होती है। सबसे पहले है वार्म कॉन्टैक्ट विद वाटर, पहला फैक्टर कौन सा है, वार्म मतलब गर्मी, ठीक है, समझ आ रही है जी। उसके बाद है कॉन्टैक्ट विद वाटर, उसके बाद है एडिशन ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। फॉरेन का मतलब क्या होता है, आउटसाइडर, समझ आ रही है मेरी बात। उसके बाद एडिशन ऑफ समथिंग, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ समथिंग, एडिशन ऑफ समथिंग है। उसके बाद है एडिशन ऑफ कैल्शियम आयन। पीछे मैंने क्या बोला था कैल्शियम आयन का, कि अगर आपकी कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो आपकी क्या होगी, अगर ये कैल्शियम आयन नहीं है तो आपकी कोआगुलेशन नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपकी
कोआगुलेशन नहीं होगी। ऐसे ही कहा था ना जी। अब हमने क्या देखना है, हम ये देख रहे हैं कि ऐसे फैक्टर हैं जो इंक्रीज करते हैं कोआगुलेशन को। समझ आएगी ना मेरी बात जी। तो जब ये इंक्रीज कर रहे हैं, जब आपके पास गर्मी ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है, आपका ब्लड कोआगुलेट कर जाएगा। अगर आपने पानी के साथ कांटेक्ट किया तब भी आपका ब्लड कोआगुलेट कर जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई उसके अंदर बाहर से कोई पार्टिकल डाल दिया तब भी आपके पास ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। और अगर आपने थ्रम्बिन जो है वो ऐड कर दी है तब भी आपके ब्लड की कोआगुलेशन क्या होगी, थ्रम्बिन प्रोटीन है, ठीक है। प्रोथ्रम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रम्बिन के अंदर, ये प्रोटीन है ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। और जब आपने कैल्शियम आयन डाल दिया तब भी आपके ब्लड की क्या हो जाएगी, कोआगुलेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई जी। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये आपके इनहेरिटेड होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनहेरिटेड। क्या होते हैं? मतलब आपको विरासती मिले होते हैं, ऐसे ही है ना जी। इनहेरिटेड होते हैं, उसके बाद ये पेरेंट्स से आते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। ऑफस्प्रिंग किसको कहते हैं? औलाद। समझ आइए ना जी। वालिदैन से औलाद नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद 30 कॉमनली एंटीजन एंड 100 रेयर एंटीबॉडी। आपके पास 30 एंटीजन और 100 एंटीबॉडी ऐसी हैं जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। समझ आइए मेरी बात जी। एंटीजन और एंटीबॉडी, कितनी एंटीजन? 30 और कितनी एंटीबॉडी? 100। ये आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो एंटीजन और आपकी बॉडी, आपका फॉर एग्जांपल देखो कोई सेल है या फिर ब्लड के बॉडी के अंदर कोई सेल है, यहाँ पे क्या होती है? सेल वॉल होती है और इसके बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। शाबाश। इसके बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। अब ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन, ये आपके पास क्या है? सेल वॉल, ठीक है ना जी। अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं ये अपना रिएक्शन स्टार्ट करती हैं किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। समझ आई ना मेरी बात? मतलब यहाँ पे एंटीजन भी होगी, ठीक है, एंटीबॉडी, और यहाँ पे एंटीबॉडी भी होगी। ये दोनों अपना रिएक्शन स्टार्ट करती हैं सेल की सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड ग्रुप्स की कुछ हमारे पास हैं टाइप्स, ठीक है। जाहिर बात है आपके पास ब्लड ग्रुप्स की टाइप्स भी तो होंगी ना, O, A, B एंड AB, ठीक है। सुना होगा ना जी, इसका ब्लड ग्रुप O है, A है, ठीक है। अब ये कितना होता है? 47%, ये होता है 41%, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप B होता है वो होता है 9%, ठीक है। और जो AB होता है वो होता है 3%, ठीक है। अब उसके बाद इसके अलावा कुछ और भी ब्लड ग्रुप के सिस्टम हैं जिनको आपको कहते हो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। इनको हम ये कहते हैं, ठीक है। अब ये RH हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव
होता है, समझ आ रही है ना जी। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। उसके बाद आपके पास है एंटीजन और एंटीबॉडी। ये क्या होती है? एंटीजन क्या होती है हमने देखा है यहाँ पे, एंटीजन क्या होती है और यहाँ हम देखते हैं एंटीबॉडी क्या होती है। अब ये जो एंटीजन होती है ये कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होती है, ठीक है, ये फॉरेन होती है और ये बॉडी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होता है उसको ये स्टिमुलेट कर देती है या उसको ये स्टार्ट करती है, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी होती है ये आपकी इनसाइड द बॉडी होती है, बॉडी के अंदर होती है, ठीक है जी। अच्छा, और ये कब पैदा होती है? इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। अब देखो मैंने बोला एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन तो मैंने कहा कि ये आपके पास क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है जी। एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर हमेशा बाहर से आएगी, ठीक है, वो आपको बाहर से दी जाती है। जैसे ही वो दी जाती है वो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शुरू कर देती है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर अगर इम्यूनिटी नहीं है डिजीज को बेयर करने की, ठीक है, तो इसके बाहर से आने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो डिजीज को बेयर कर सकेगी। समझ आई है ना मेरी बात जी। जब भी ये बॉडी के अंदर आएगी इसके रिस्पॉन्स में आगे से क्या बनेगी, एंटीबॉडी, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे बताया है बॉडी, मतलब एंटीबॉडी हमेशा बॉडी में बनेगी, ठीक है। अगर वैसे भूल जाओ बॉडी से याद रख लेना, ठीक है। और बॉडी में बनेगी और किसके रिस्पॉन्स में बनेगी, इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, समझ आइए। उसके बाद आप लोगों के पास है एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन क्या होती है? नेक्स्ट है एग्लूटिनोजन। अब ये जो एग्लूटिनोजन होती है ना, देखो मैंने बोला कि आपके पास क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, बोला ना जी। सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर क्या मौजूद है, एंटीजन और एंटीबॉडी का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। जब भी आपके इस एंटीजन के साथ यहाँ पे क्रॉसबॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगी, क्रॉसबॉन्डिंग एंटीजन होगी। क्रॉसबॉन्डिंग का मतलब होता है लिंक वाली, ठीक है, जो एक का ताल्लुक दूसरी के साथ जब होता है, समझ आई ना जी। क्रॉसबॉन्डिंग का मतलब होता है मुतसिला, मुतसिला मतलब ताल्लुक वाली, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एंटीजन है उसके साथ यहाँ भी एंटीजन होगी, यहाँ भी एंटीजन होगी, यहाँ भी एंटीजन होगी, समझ आई ना जी। तो ये आपके पास क्या है, क्रॉसबॉन्डिंग एंटीजन है, समझ आइए। क्रॉसबॉन्डिंग एंटीजन को आप लोगों ने क्या कहना है, एग्लूटिनोजन। क्या कहना है, एग्लूटिनोजन। और ये आपकी जो एग्लूटिनोजन होती है ये आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज तो मौजूद होते हैं ना, ये नहीं होते, रेड ब्लड सेल जी, जिन जो आपके खून को बनाते हैं जी, ये उनकी सरफेस के ऊपर होती है, समझ आइए ना। एग्लूटिनोजन कहाँ पे होगी, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर एग्लूटिनिन होती है। एग्लूटिनिन जो है ये एग्लूटिनेशन करती है, एग्लूटिनिन, ये मैंने बताया एग्लूटिनोजन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताने लगी हूँ एग्लूटिनिन। ये क्या करती हैं, ये एंटीबॉडी के साथ मिलकर
एंटीबॉडी के साथ मिल जाएगी और ये क्या डोनेट करेंगी, एग्लूटिनेशन। समझ आई है, मतलब एग्लूटिनीन में क्या मिलेगा, एंटीबॉडी। समझ आई जी। एग्लूटिनोजन के अंदर मैंने बताया कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी मौजूद होगी और ये आपके पास कौन सी होंगी, क्रॉसपोर्टिंग एंटीजन। समझ आई ना जी। ये एग्लूटिनेशन करेंगे। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है खून को जमा देंगे। समझ आई है ना जी। हम पढ़ रहे हैं ब्लड की कोआगुलेशन, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास इसके टाइप्स हैं, एंटी ए एग्लूटिनिन और एंटी बी एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन की कौन सी टाइप्स हैं, दो, एंटी ए एग्लूटिनिन और एंटी बी एग्लूटिनिन। समझ आ रही है ना बात जी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब आपके पास ब्लड ग्रुप है एबीओ, उसकी इनहेरिटेंस क्या है, वो आपको विरासत में किस तरीके से मिला है। एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ठीक है, ये हम देखते हैं। अब देखो, आपने पढ़ा होगा, आपके पास ये क्या है, क्रोमोसोम है ना जी, कभी तो पढ़ा होगा जी। क्रोमोसोम तो आपके पास क्रोमोसोम का एक पेयर है, ठीक है। ये जो आपके पास ये जो पेयर होता है ना, ये आपका ब्लड ग्रुप को क्या करता है, डिटरमिन करता है। ब्लड ग्रुप को क्या करता है, बताता है। समझ आइए, डिटरमिन का मतलब होता है बताना, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये इनके पास एलिलोमॉर्फिक जीन होते हैं, ठीक है। अब ये एलिलोमॉर्फिक जीन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, जीन, ये आपके पास क्या था, ये क्या था, क्रोमोसोम, ऐसा ही है ना जी, ठीक है। अब ये जो आपका ये वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं, लोकस, ठीक है। अब एलिलोमॉर्फिक जीन की मैं बात कर रही हूँ, ये 2 3 4, मैंने कहा एलिलोमॉर्फिक जीन, ये क्या होता है, एलील समझते हो, एलील का मतलब होता है साथी, ठीक है। एलील का मतलब क्या होता है, साथी। अब ये एलिलोमॉर्फिक जीन क्या होते हैं, इट इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट जीन, ठीक है। देखो, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम का लोकस है, ये क्या है, दूसरा, ठीक है ना जी। अब ये आपके पास एलिलोमॉर्फिक क्या है, जीन, ठीक है। ये आपके पास एलिलोमॉर्फिक, एलिल का मतलब क्या होता है, साथी। ये एक जीन है, इसके साथ दूसरा साथी है, तीसरा है, चौथा है। समझ आई जी। अब इसमें से हम इसको कलर कर लेते हैं। ये वाला जो है कौन सा है, रेड कलर का है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारे पास है ब्लू कलर का, ठीक है जी। अब इसमें से ये रेड वाला, ये ब्लू वाला उठेगा, ये ब्लू वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। समझ आई जी।
एक लोकस के ऊपर चला जाएगा और जो दूसरा है ये इस लोकस पे आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इट इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट होते हैं मुतबादिल। समझ आई है? मतलब एक ही जैसे ना हो। देखो ये क्या है, रेड, ये क्या है, ब्लू, ये अल्टरनेट है ना जी, ठीक है। ये जीन यहाँ से रेड वाला इधर इस लोकस पे चला जाएगा और ब्लू वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होता है वो एलिलोमार्फिन जीन डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है। उसके बाद है जीनोटाइप और फिनोटाइप। उसके बाद नेक्स्ट है जीनोटाइप। सुना होगा आपने कभी नाम, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप से मतलब मुराद है कि उसके पास कौन से क्या है, जीन्स हैं। समझ आई है ना जी। और फिनो कहते हैं शक्ल को, क्या कहते हैं, शक्ल या उसकी अपीयरेंस को, ठीक है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन। जीनोटाइप में क्या होगा, जीन का कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन समझते हो, इकट्ठा हो जाना, क्या होता है, इकट्ठा होना, कंबाइन होना, ठीक है। मगर इसके अंदर जीन कौन से होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ आ रही है मेरी बात जी, अलग अलग होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिनोटाइप में हमने देखी है शक्ल या अपीयरेंस, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास जीन है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा है, रेड वाला, ठीक है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इस जीन ने अपने आप को हाउ टू एक्सप्रेस, ठीक है, अपने आप को जाहिर कैसे किया। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, जाहिर करना, शाबाश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप कुछ बताए हुए हैं, इसमें हम देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गई जी, शाबाश। नेक्स्ट हमने देखा है फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड, उसके बाद उसकी जीनोटाइप, उसके बाद उसका ब्लड, ठीक है। हमारे पास है, यहाँ पे है फर्स्ट कैरेक्टर में ए बी और उसके बाद है ओ। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास कौन सा है, ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है। उसके बाद है बी, उसके बाद है ओ, उसके बाद है ओ। अब हमने देखी है इसकी जीनोटाइप। इसकी जीनोटाइप में आएगा, जीनोटाइप में मैंने क्या बोला था, किस तरह जीन अपने आप को, कौन सा जीन है, ठीक है जी। इसकी जीनोटाइप में क्या आएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा ए बी, नेक्स्ट में आएगा ए बी, ठीक है। उसके बाद ए ओ, नेक्स्ट में आएगा ए ओ, ये आएगा बी बी, ठीक है। यहाँ पे आएगा बी ओ और यहाँ पे आएगा ओ, शाबाश। अब हमने डिसाइड करना है कि इन सब के ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप में क्या आ जाता है, फिनोटाइप
फिनोटाइप मैंने आपको क्या बताया, उसमें हम लोग ने क्या देखना होता है कि कौन से जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, यही बात है ना जी। फिनोटाइप में होता है कि कौन से जीन ने whose gene express, ऐसे ही है ना जी, एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब देखो यहां पे इसकी फिनोटाइप आती है हमारे पास ए, ठीक है। नेक्स्ट में आती है ए बी, इसमें आती है बी, मैं फिर बताती हूँ, ठीक है। ए बी ए, यहाँ पे आएगी ए, इसमें आएगी बी, इसमें भी आएगी बी, ठीक है। और लास्ट में आएगी ओ। देखो जीनोटाइप में क्या था, जीन्स आ गए थे, ठीक है। फिनोटाइप में हमने देखना है कि कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट हो गया है, ठीक है। डोमिनेंट होके कौन से जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, समझ आई जी। देखो यहाँ पे आपके पास कौन से जीन है, डबल ए, दो ए है ना जी। अब इनमें से या तो इस ए ने या इस ए ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक ने अपने आप को क्या कर लिया, एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट हमने देखना है, यहाँ पे है बी और ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बी था ना, इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, समझ आई। यहाँ पे किसने एक्सप्रेस कर लिया, ए बी ने, ये डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट होता है गालिब आ जाना, रिसेसिव होता है फेल हो जाना, जो गालिब ना आए, समझ आइए ना जी। जैसे किसी बंदे के पास पावर होती है, पैसों की ताकत होती है, वो किसी गरीब के ऊपर जिसके पास पैसा नहीं होता उसके ऊपर वो क्या अपनी डोमिनेंसी शो करता है, समझ आ रही है मेरी बात। इसी तरह यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया ना जी। उसके बाद नेक्स्ट में आपने देखना है ओ बी है, ए बी है। अब यहाँ पे ये सिर्फ ए जो है ना, इसने अपने आप को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, समझ आ रही है। इसमें किसने एक्सप्रेस किया, बी, शाबाश। इसमें से या इस बी ने कर लिया या इसमें से किसी ने कर लिया, ऐसा ही है ना जी। और नेक्स्ट में से किसने एक्सप्रेस किया, बी ने। इसमें जाहिर बात है था ही हो, तो आपके पास क्या आएगा, ओ। अब समझ आ रही है बात जी कि ब्लड ग्रुप किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की भी एक इनहेरिटेंस होती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये एंटीजन होती है और आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। आरएच को देखते हैं, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये क्या होती है, जो होती है आरएच, आरएच की इनहेरिटेंस, शाबाश। ये क्या था, आरएच जो है ये आपके पास एंटीजन होती है, ये एंटीजन होती है और आरबीसीज की सरफेस पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, अभी बताया था ना पीछे। उसके बाद ये जो है ब्लड की एग्लूटिनेशन भी करती है, समझ आई है बात जी। ब्लड की एग्लूटिनेशन भी करती है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। किसके साथ करती है, एंटी आरएच डी सीरम के साथ ये करती है, एंटी आरएच डी सीरम ये करेगी, एंटी आरएच डी सीरम, ठीक है। उसके बाद
हम लोग देखेंगे फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर और जीनोटाइप, ठीक है। उसी तरह जैसे हमने लास्ट टेबल बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे क्या देखेंगे, जीनोटाइप, और नेक्स्ट में क्या देखेंगे, फिनोटाइप, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास इधर है जी डी डी, ये किसके साथ करेगी, आर एच डी सीरम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास है डी और डी, ठीक है। उसके बाद जीनोटाइप में हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगा डी डी, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास एलिलोमार्फिक जीन भी होगा, क्या होगा, एलिलोमार्फिक जीन। एलिलोमार्फिक का मतलब क्या बताया था साथी, हमारे पास एक है डी, दूसरा हमारे पास है स्मॉल डी, समझ आ रही है ना जी। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी और स्मॉल डी, ठीक है। अब ये स्मॉल डी हमारे पास क्या है, ये इसका क्या है, एलिलोमार्फिक, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, एलिलोमार्फिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा डी और डी, ठीक है। क्यों, ये इसके एलिलोमार्फिक जीन की वजह से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आर एच पॉजिटिव, इधर भी होगा आर एच पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा आर एच नेगेटिव। समझ आ गई है ना बात जी। क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों डी स्मॉल है, यहाँ पे इससे डोमिनेंट हो गया जो कैपिटल डी है, ठीक है, गालिब आ गया इसके ऊपर, इस वजह से ये क्या है, पॉजिटिव। समझ आ रही है मेरी बात। उसके बाद फिनोटाइप में हमारे पास, अगर हम फिनोटाइप की बात करें ना, तो फिनोटाइप में आपके पास 50% चांसेस होते हैं पॉजिटिव के, ठीक है, और 50% चांसेस किस चीज के होंगे, नेगेटिव के। समझ आइए। उसके बाद आपकी बुक में बताया हुआ है आर एच फैक्टर ट्रांसफियर रिएक्शन, ये कब होता है, देखो, जब आपने आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज किया, भेजा आर एच नेगेटिव वाले बंदे के अंदर, ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट एक्सपोजर होगा क्या होगा, जो फर्स्ट एक्सपोजर होगा उसके अंदर जो डी आर एच डी सीरम ये वाला जो था ये डोमिनेंट नहीं आएगा, नहीं होगा। समझ आई है, यहाँ बताया था ना, एंटी आर एच डी सीरम, ये जो कैपिटल डी है ये फर्स्ट एक्सपोजर में डोमिनेंट नहीं होगा। समझ आई जी। जब हम आर एच पॉजिटिव ट्रांसफर करेंगे आर एच नेगेटिव के अंदर, मतलब कब, सेकंड टाइम, ठीक है, तब जो है ये जो डी वाला फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। समझ आई है, ये गालिब आ जाएगा, ठीक है। पहली दफा नहीं आएगा, दूसरी दफा आ जाएगा, फिर उस पेशेंट को एक डिजीज हो जाएगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। समझ आइए जी, ये उसको क्या हो जाएगी, डिजीज। अब ये हुई किस वजह से, ये उसके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से हुई, डिलेड ट्रांसफ्यूजन
फिजन रिएक्शन। समझ आ रही है ना मेरी बातें? जी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई बात समझ ना आई हो? आ गई है, पक्की बात है जी। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं। ठीक है, चलो इंशाल्लाह बाकी इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, वो रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं बल्कि सॉरी नेक्स्ट हम इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है सर्कुलेशन के नाम से। ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू।